मेरे को तो 3 साल पहले मिले थे पार्लियामेंट में, और शिष्टाचार के नाते मैं उनसे मिला और उन्होंने बड़ी डींग मारते हुए कहा कि पता नहीं टाटा या कौन सी कंपनी से मैंने टाई अप कर दिया है और अब तो चाणा के बच्चों को पेगा के ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग मिलेगी और उसके बाद बहुत बढ़िया उनको रोज़गार मिलेंगे। वो ड्राइविंग स्कूल रहा वहाँ पर, वो आज तक ड्राइविंग स्कूल की बिल्डिंग तक कंप्लीट नहीं हुई है। वहाँ से ट्रेन होकर बच्चे और टाटा के साथ टाई अप तो पता नहीं। पूरा हरियाणा इस बात को मानता है कि भले ही कुमारी शैलजा कहीं जाए न जाए, आपके प्रचार में, आपकी रैली में जरूर आई। ये चीज़ उन लोगों को समझ में नहीं आ पा रही जो इसको अन्यथा देखना चाह रहे थे और इसी चीज़ का भ्रम लोगों में फैला के अपनी कुछ राजनीति साधना चाह रहे थे इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये उन्हीं कुछ लोगों का प्रचार है ये, और आज के दिन प्रचार तंत्र की बहुत अहमियत है। आपके ऊपर कोई दाग भी नहीं है, चौधरी साहब के ऊपर भी कोई दाग नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी आपके ऊपर आपके चाहने वाले जो चुनावी मैदान में उतरे तरह तरह के आरोप लगा कि हमारे ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, हमारे ऊपर आप ठगी का आरोप नहीं लगा सकते, बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकते, तो बचा क्या? फिर यही कह लो कि क्योंकि 5.5-6 दशक हो गए तो कुछ लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा, तो अब राज गिराने हो गए। तमाम, चाहे वो बीजेपी की बात हो, चाहे वो जेजेपी की बात हो, इनेलो की बात हो, यहाँ तक इवन कांग्रेस के पुराने साथियों की बात हो, हर कोई बृजेंद्र सिंह को चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। ये इसी तरह की जो इशारेबाजी की जा रही थी फर्जी तरीके से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, वो आज के बाद उस पर विराम लग जाएगा। जींद को राजनीतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज भी तमाम राजनेता आए, तमाम पार्टियां आई, तमाम सरकारें आई, आज भी जींद पिछड़ा हुआ है। हमारे जो भाईचारा है प्रदेश में, उस पर जो कुठाराघात होता है वो ज़्यादा खतरनाक है। मैं राजनीति में तो बोल के चलो उसका असर जो भी है सो है, लेकिन समाज में जो एक कटुता आती है वो नहीं होनी चाहिए। वो उस माध्यम से, तो उस नाते मैं उसको बहुत उसकी भर्त्सना भी करता हूँ और निंदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हरियाणा के लोग। आपने किसानों के खिलाफ ट्रैक्टर लेके यात्रा क्यों निकाली थी? ये नैरेटिव ना तूल पकड़ा हुआ है, और किस कारण से पकड़ा हुआ है मुझे नहीं पता, क्योंकि पिछले 5 साल में जो उप मुख्यमंत्री थे यहाँ से, उनसे ज़रा कोई पूछे कि भैया आप एक काम तो गिना दो। चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार ने उचाना का विकास नहीं करवाया, इतने साल राजनीति की, लेकिन उसके बावजूद भी जहां उचाना पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। एक बार आप बताइए कि आपने क्या क्या काम करवाए हैं आपके परिवार के? उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है? वो आपकी आंखों में आंख डाल के इतनी कोरी झूठ बोल सकते हैं कि आपको भी अपने ऊपर शक होना शुरू हो जाएगा कि यार ये बात कहीं सच्ची तो नहीं कह रहे। लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में एक आरोप लगा था कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार ने जयप्रकाश उर्फ जेपी के वोट कटवाने का काम किया और इस चुनाव में वो बदला लेंगे। किसानों के प्रति राजनीति यहाँ तक सीमित है कि बीरेंद्र सिंह और इसके छोरे ने टिकट नहीं मिलनी चाहिए। आप समझ सकते हैं वो कौन लोग हैं, और अब वही लोग, क्योंकि उनको अपनी हैसियत भी पता है, वो आज़ाद उम्मीदवार लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। हमारी आत्मा में कोई मैल या द्वेष नहीं है। और मेरे पिताजी ने तो जब आंदोलन शुरू हुआ था 15 दिन में कह दिया था, कहता ये तो आंदोलन लंबा चलेगा, ये तो तूल पकड़ गया पूरी तरीके से और मैं अब इससे अलग नहीं खड़ा रह सकता। वो तो किसी बैसाखी को पकड़ के ही आगे चलने का प्रयास है उनका, तो इस माध्यम से वो चलने की कोशिश कर रहे थे। पैसे वैसे उनको कहीं से मिल ही रहे थे, क्योंकि वैसे तो रोना रोते हैं कि मेरा तो बिक गया, सब कुछ ये हो गया वो हो गया, और उनके काफिले देखा करो आप, तो इतने बिक लिए या इतना सब कुछ हो लिया और दिवालिया पिट लिया, तो इतना पैसा कहाँ से आने लग रहा है जो उनके चुनाव प्रचार में लग रहा है। तो वो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरे ख्याल से आज के बाद उस पर बहस होना बंद हो जाएगी। हरियाणा में वैसे तो बहुत सारी सीटें हॉट हैं, लेकिन अगर हम उचाना विधानसभा की बात करें तो ये सबसे हॉटेस्ट सीटों में शुमार है। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर राजनीतिक विरासत को संभालने की बात आगे आ रही है और पूरे हरियाणा की निगाहें टिकी हुई है कि आखिरकार अब की बार उचाना में क्या होगा। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह जी मौजूद है। बृजेंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदास हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। जी बृजेंद्र जी, काफ़ी लंबे समय के बाद मुलाकात हुई है, हालांकि वैसे तो खबरें चलाते रहते हैं, लेकिन
पूरा हरियाणा जानना चाहता कि अब की बार राजनीतिक विरासत का क्या होगा। नहीं, राजनीतिक विरासत तो चलिए, क्योंकि हम राजनीतिक परिवार से आते हैं, उस वजह से वो संज्ञा दे दी जाती है। बट अन्यथा तो मतलब मेरे पिताजी राजनीति में रहे हैं पिछले 5.5 दशकों से। तो परिवार में बहुत, उससे भी पहले मेरे दादाजी या परदादाजी तो करीब 100 साल हो गए हैं। और मैं तो अपने आप को एक हिसाब से साबित करके आया था। IAS की नौकरी में था मैं, और 14 साल अभी सर्विस के मेरे बचे हुए थे। 2032 का रिटायरमेंट था। तो मैंने सोचा था शायद ये तमगा मुझ पे नहीं लगेगा लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन जब मैं सांसदी में भी आया था तब भी मैं बीरेंद्र सिंह जी का लड़का ही था। तो उस पर अब मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरे को बड़ा गर्व है जो समाज में और राजनीति में मेरे परिवार ने योगदान दिया, जो भूमिका निभाई है, जो एक साफ सुथरी राजनीति की एक मिसाल बने हैं। और मेरा प्रयास है कि मैं उसे और आगे ले जा सकूं, उसे और बढ़ा सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। उनके जो दुख तकलीफ़ हैं उनको शासन के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर सकूं। ब्रजेंद्र जी, एक बात बताइए कि आपके ऊपर कोई दाग भी नहीं है, चौधरी साहब के ऊपर भी कोई दाग नहीं है, फिर भी उसके बावजूद भी आपके ऊपर आपके चाहने वाले जो चुनावी मैदान में उतरे हैं तरह तरह के आरोप लगाते हैं। नहीं, आरोप तो राजनीति में लगेंगे, खास तौर पे क्योंकि हमारे लिए कुछ कहने को नहीं है लोगों के पास। मैं पहली बार देख रहा हूँ ये जो अब चुनाव है, या 2019 में जो चुनाव था, कि अब हमें राजघराने की संज्ञा दे दी गई है। जी बिल्कुल, मतलब गजब की बात है राजघराने किस तरह से हो गए मुझे समझ में नहीं आया। राजनीति में थे, कोई ऐसा नहीं था किसी शाही परिवार से थे, किसान परिवार से आते हैं, और मेहनत करके यदि राजनीति में अपना सिक्का जमाते हैं और लोग बार बार चुन के भेजते हैं, और उसके बाद हमारी सबकी जो शिक्षा दीक्षा रही है वो आधार रहा है हमारा जीवन में आगे बढ़ने का। तो राजघराने की संज्ञा कहाँ से मिल गई? मुझे उसका कारण सिर्फ एक ही समझ में आया कि हमारे ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, हमारे ऊपर आप ठगी का आरोप नहीं लगा सकते, बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकते। तो बचा क्या? फिर यही कह लो कि क्योंकि 5.5-6 दशक हो गए तो कुछ लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा, तो अब राजघराने हो गए। ब्रजेंद्र जी, एक बात और लोग कहते हैं कि वो कहते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार ने उचाना का विकास नहीं करवाया। इतने साल राजनीति की, लेकिन उसके बावजूद भी जहां उचाना पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। एक बार आप बताइए कि आपने क्या क्या काम करवाए हैं आपके परिवार की तरफ से? नहीं, परिवार की तरफ से काम थोड़ी होते हैं, सरकार राजनीति में उचाना सब डिवीज़न बन गई वो हमारे टाइम में हुई। उचाना में सिविल हॉस्पिटल बन गया, वो हमारे टाइम में बन गया। हरियाणा की सबसे ज़्यादा आधुनिक मंडियों में से मंडी बन गई 90 एकड़ में, वो हमारे समय में बन गई। संस्थागत तौर पे भी लोगों के चंदे से यहाँ पे एक पूरा कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया, वो भी हमने किया एक समाज में जिम्मेवारी के नाते। अलेमा में इतना बड़ा कॉलेज स्थापित किया, वो भी हमने किया। और मतलब मेरे को बड़ा अटपटा लग रहा है चीज़ें गिनाना, मैं चाहता तो लिस्ट लेके आ सकता था। केंद्रीय विद्यालय पूरे ज़िले में एक होता है, जींद का केंद्रीय विद्यालय जो है वो उचाना हल्के में है, वो भी हमने किया। यहाँ पे 18 गाँव को ये जो आपका भाखड़ा का पानी है उससे जोड़ा गया, वो भी हमने किया। तो मतलब लंबी फहरिस्त है, कितना कितना गिनेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन ये नैरेटिव ना तूल पकड़ा हुआ है, और किस कारण से पकड़ा हुआ है मुझे नहीं पता। क्योंकि पिछले 5 साल में जो उप मुख्यमंत्री थे यहाँ से, उनसे ज़रा कोई पूछे कि भैया आप एक काम तो गिना दो। मैंने उनसे बहुत सारे सवाल किए थे। मैंने उनसे पूछा था कि किसान आंदोलन में जब किसान सड़कों पे पिट रहे थे तो आप मजे लूट रहे थे। मैंने पूछा उनसे कि ताई इंद्रों से आपने वायदा किया था। मैंने उनसे पूछा कि आपको तो आपकी पार्टी के ही तमाम विधायक छोड़ के चले गए, इससे भूंडी और क्या बनेगी। मैंने उनसे ये भी पूछा कि तमाम विधायक तो आपको छोड़ के ही चले गए और आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार भी नहीं है, उन्होंने भी आपके साथ गठबंधन करने से मना कर दिया। तो ये तमाम सवाल हमने उनसे किए हैं।
नहीं किए हैं, लेकिन मैं तो विकास के काम की बात कर रहा हूँ ना भाई। उप मुख्यमंत्री बहुत बड़ी चीज़ होता है। ये जो काम आपने गिनवाए हैं वो कहते हैं कि ये काम मेरी वजह से हुए। नहीं, ये तो काम उनके आने से पहले कंप्लीट हो चुके हैं। यही बात लोगों को समझ में तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़, वो भी मेरी माँ के टाइम में बनना शुरू हुआ, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, और उप मुख्यमंत्री बनने के 2 महीने बाद आके अलेवा के बस अड्डे का फीता ज़रूर काट दिया था। छात्र में कॉलेज बनना था, वो कॉलेज ने बनने नहीं दिया, जबकि ये वो गांव है जहाँ इनको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है। उचाना का बाईपास बनना था, इन्होंने बनने नहीं दिया। लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो चुकी थी उसकी, 80% लैंड एक्विजिशन, क्या लोगों को मुआवजा मिल चुका था। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप नहीं है, सामने है, तथ्य है ये। 4.5 साल तक इन्होंने वो बाईपास नहीं बनने दिया। पेगा में ड्राइविंग स्कूल मेरी माँ के टाइम में आया, वो एक बड़ा अद्भुत ड्राइविंग स्कूल बनने की बात थी, क्योंकि नॉर्मली इस तरह का ड्राइविंग स्कूल अर्बन एरिया में बनता है, शहर के अंदर या शहर के परिधि में होता है। वहाँ से इतने किलोमीटर दूर एक गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में ड्राइविंग स्कूल स्थापित करने का काम हुआ, जिसके अंदर लेकिन क्योंकि उसके बाद दुष्यंत जी आ गए, तो जहाँ थे वहीं के वहीं, वो ड्राइविंग स्कूल भी वहीं का वहीं है। मेरे को तो 3 साल पहले मिले थे पार्लियामेंट में, और शिष्टाचार के नाते मैं उनसे मिला, और उन्होंने बड़ी डींग मारते हुए कहा कि पता नहीं टाटा या कौन सी कंपनी से मैंने टाई अप कर दिया है, और अब तो चाणा के बच्चों को पेगा के ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग मिलेगी, और उसके बाद बहुत बढ़िया उनको रोज़गार मिलेंगे। वो ड्राइविंग स्कूल रहा वहाँ पे, वो आज तक ड्राइविंग स्कूल की बिल्डिंग तक कंप्लीट नहीं हुई है। वहाँ से ट्रेन होके बच्चे, और टाटा के साथ टाई अप तो पता नहीं। तो वो तो देखिए, हालांकि मैं उनके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पे कोई औचित्य नहीं है, लेकिन क्योंकि आप पत्रकार साथी जितने भी हैं उनसे ऑब्सेस्ड हैं, आप अभी भी उनको बहुत बड़ा मानते हैं राजनीतिक रूप से, शायद इसलिए सवाल जवाब करते हैं। उन्होंने मतलब देखिए, इस एरिया में लोकदल की बड़ी मजबूत पकड़ थी। इन्होंने अपनी पार्टी तोड़ी, जेजेपी बनी, पूरा लोकदल जो था वो जेजेपी बन गया यहाँ पे, और उसका फ़ायदा उठा के ये बहुत भारी बहुमत से, बीजेपी का बहुत विरोध था 2019 में, ये एमएलए भी बन गए। लेकिन आज के दिन उनकी आप हालत देखिए यहाँ पे, मतलब ब्रजेंद्र जी, जो आप बात बोल रहे हैं कि पूरे हरियाणा के पत्रकार उस बात को उठा रहे हैं, उसकी वजह एक ये भी आती है, क्योंकि चौधरी साहब की बात करें तो बार बार उनकी तरफ से एक बयान आता था कि देख लेना दुष्यंत चौटाला अब की बार उचाना से भाग जाएगा, देख लेना दुष्यंत चौटाला अब की बार उचाना से भाग जाएगा। लेकिन वो अभी चुनाव लड़ रहे। कमाल की बात यह है कि उनका चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन होने के बाद अब वो जीत का भी दावा कर रहे हैं। नहीं, वो जीत क्या हो, तो 90 की 90 सीटें जीतेंगे। उनकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है? वो आपकी आंखों में आंख डाल के इतनी कोरी झूठ बोल सकते हैं कि आपको भी अपने ऊपर शक होना शुरू हो जाएगा कि यार ये बात कहीं सच्ची तो नहीं कह रहा। राजस्थान का चुनाव याद है, जहाँ लड़े थे 18-19 सीटों पे, मैंने वहाँ पे कवर किया था। कुल मिला के 71,000 वोट थी 19 सीटों पे, ऐसा ही कुछ था। और जब ये हरियाणा में आए उस चुनाव के बाद, यहाँ उचाना में ही, तो पत्रकारों ने पूछा जी राजस्थान में क्या बनी, एंट्री मिल गई हमको, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, तो अभी भी कहते हैं हम किंग मेकर बनेंगे। तो गजब है कॉन्फिडेंस का और झूठ बोलने का, तो ठीक है। वो तो अभी कहते हैं कि सत्ता का जो ताला है वो हमारी चाबी से ही खुलेगा। हाँ, खुल लिया ताला भी और ताली भी। अब तो अपने घर के ऊपर ताला लगेगा, उनके घर पे क्या, राजनीतिक दुकान पे ताला लगेगा। अब तो घर बैठेंगे इसके बाद। ब्रजेंद्र जी, एक बात और हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की है, लगातार हम उचाना विधानसभा में सर्वे कर रहे हैं, तो उस दौरान एक बात देखने को मिली है, तमाम, चाहे वो बीजेपी की बात हो, चाहे वो जेजेपी की बात हो, इनेलो की बात हो, यहाँ तक कि इवन कांग्रेस के पुराने साथियों की बात हो, हर कोई ब्रजेंद्र सिंह को चक्रव्यूह में फंसाना चाहता है। वो ब्रजेंद्र सिंह को चक्रव्यूह में फंसाने की बात नहीं है। यहाँ की राजनीति जो है वो चौधरी बीरेंद्र सिंह के इर्द गिर्द घूमी है पिछले 50 दशकों में। तो लोग हमेशा कोई ना कोई जुगत, कोई ना कोई इंतजार, कोई ना कोई, जिसको आप चक्रव्यूह की संज्ञा दे रहे हैं, वो करने का प्रयास करते रहते हैं कि किसी तरह से इनको राजनीति से चलता करो, और वो हो नहीं रहा, अभी तक तो नहीं हुआ है। तो कुछ लोगों को टीस है इस बात की, जब खुद का जोर नहीं चला तो इनको बाहर से लाना शुरू कर दिया कि बड़े बड़े नेता हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, तो फिर इनका सहारा लेना शुरू किया, और उसमें वो 2 चुनाव जीते भी, हारे भी, लेकिन 2 जीते भी। तो वो एक लोगों को, राजनीतिक लोगों को एक निजी पीड़ा है चौधरी बीरेंद्र सिंह से, जिसकी वजह से वो इस उम्मीद में रहते हैं कि देर सवेर कभी तो काबू आएगा। एक बात और ब्रजेंद्र जी,
दीपेंद्र हुड्डा आए, कमाल की बात है, पूरा हरियाणा बड़ा अजब गजब नज़रों से देख रहा था, बड़ा बिंदास नजर रहा था। मैंने भी उस लम्हे को कैद किया था। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे, दोनों यंग ब्लड, और कमाल की बात है कि दोनों ही ये बात कहते हुए नजर आए कि ये दोस्ती जो है ये थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि ये चंडीगढ़ तक जाएगी। नहीं नहीं, दीपेंद्र मेरा भाई है, मेरे पिताजी और हुड्डा साहब भाई हैं, तो उसमें राजनीतिक मतभेद उनके रहे होंगे, लेकिन मेरा दीपेंद्र से तो ना कोई बैर है ना कोई द्वेष है। मेरे उससे बड़े मधुर संबंध रहे हैं, जब पार्लियामेंट में भी थे, और वो उम्र में भी मेरे से छोटे हैं। तो हमारे बीच में तो किसी प्रकार का कोई ये कहे कि कोई तनाव है या कोई आज जो पब्लिक मीटिंग थी कोई बहुत उसमें नया कुछ घट गया हो, कि मैं उसको उस नज़र से नहीं देखता, क्योंकि हमारे बीच में चाहे राजनीतिक तौर पे कहें या निजी तौर पे कहें, कभी किसी प्रकार का कोई तनाव हमारे बीच में तो रहा नहीं। लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि शायद हमने सपना देख लिया। ये क्या देख रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आके कहते हैं कि मेरा बिल्कुल निजी है। दीपेंद्र हुड्डा ने तो यही कह दिया मेरा भाई है। नहीं, वही कह रहा हूँ ना मैं चलो रिश्तेदारी के भाईबंद की बात आप छोड़िए, ये चीज़ उन लोगों को समझ में नहीं आ पा रही जो इसको अन्यथा देखना चाह रहे थे, और इसी चीज़ का भ्रम लोगों में फैला के अपनी कुछ राजनीति साधना चाह रहे थे इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये उन्हीं कुछ लोगों का प्रचार है ये, और आज के दिन प्रचार तंत्र की बहुत अहमियत है। लोग उसको फॉलो भी करते हैं, कई बार उससे बहक भी जाते हैं। तो ठीक है, उस नाते यदि लोगों को आज ऐसा लगा कि एक बहुत मजबूत संदेश गया है तो वो बिल्कुल गया है। और जो मैं बात कह रहा हूँ कि ये संदेश मेरे लिए कोई हैरानी वाली बात नहीं है, लेकिन शायद लोगों के लिए। अच्छा बिरजेंद्र जी, एक निर्दलीय उम्मीदवार है, हालांकि वो आपके ही परिवार से निकले हुए हैं, या ये कहें कि आपके चौधरी साहब के चेले थे, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं, धुआंधार कर रहे हैं, और ख़ास बात ये उनके कार्यक्रमों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पगड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इशारा हमारी तरफ है। हाँ, हो गया इशारा तो आज। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अभी आज की जो छात्र की जो मीटिंग थी, पब्लिक मीटिंग, ये इसी तरह की जो इशारेबाजी की जा रही थी फर्जी तरीके से बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, वो आज के बाद उस पर विराम लग जाएगा। सांसद दीपेंद्र से भी जब हमने बात की, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा या कांग्रेस पार्टी के विरोध में खड़ा नजर आएगा तो उनसे हमारा कोई साफ संबंध नहीं है। बिल्कुल, ये ऑन कैमरा मेरे सामने ही बोला। बिल्कुल है जी। देखिए, आज के दिन बीजेपी विरोध का बहुत बड़ा वोट है, और वो सारा वोट कांग्रेस की तरफ उम्मीद लगाए बैठा है। तो मैं तो वैसे भी नहीं मानता कि आज़ाद उम्मीदवार वगैरह चाहे इनको कितना ही पीछे से इनकी फंडिंग हो रही हो, इनको हाथ लगा रखा हो, कुछ लोगों ने उकसा रखा हो कांग्रेस का वोट काटने के लिए, लेकिन लोगों ने यही समझदारी लोकसभा के चुनाव में भी दिखाई थी, और इससे भी ज़्यादा समझदारी विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे। अच्छा, कमाल की बात है बिरजेंद्र जी, ये पूरे उचाना में प्रचार करने की कोशिश की जा रही है कि भाई इशारा तो हमारी तरफ है। अब इतनी बड़ी जनसभा में मतलब अब मैं प्रचार करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को अभी भी ये समझाने की, बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी तरफ इशारा है, क्योंकि उनका अन्यथा कोई राजनीतिक वजूद है नहीं ना। वो तो किसी बैसाखी को पकड़ के ही आगे चलने का प्रयास है उनका। तो इस माध्यम से वो चलने की कोशिश कर रहे थे। पैसे वैसे उनको कहीं से मिल ही रहे थे, क्योंकि वैसे तो रोना रोते हैं कि मेरा तो बिक गया सब कुछ, ये हो गया वो हो गया, और उनके काफिले देखा करो आप, तो इतने बिक लिए या इतना सब कुछ हो लिया, और दिवालिया पिट लिया, तो इतना पैसा कहाँ से आने लग रहा है जो उनके चुनाव प्रचार में लग रहा है। तो वो एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो मेरे ख्याल से आज के बाद उस पर बहस होना बंद हो जाएगी। आपकी रैली में कुछ लोगों ने भी कहा कि उनके काफिले में फूल की खुशबू आती है। समझा नहीं मैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि फंडिंग के मामले में फूल की खुशबू आती है। तो और क्या है, हालांकि फंडिंग और उनको कहाँ से आएगी? बीजेपी का प्रयास, क्योंकि बीजेपी के पास वोट नहीं है इतना कि वो पूरी तरीके से मुकाबले में हो सकें, मतलब किसी भी प्रकार से वो जीत की स्थिति में आ सकें। तो उनका प्रयास हरियाणा की बहुत सी सीटों पे जो है वो यही है कि किसी प्रकार से कांग्रेस का वोट काटा जाए। तो उसका एक तरीका उन्होंने ये निकाला है कि कुछ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, या ये जो दूसरी तीसरी पार्टियां जो हैं जो गठबंधन में आई हुई हैं, कि इनके माध्यम से
कुछ वोट जो अदरवाइज़ कांग्रेस को जा रहा है उसको यदि आप कम कर सको तो शायद हम फिर पिक्चर में आने की संभावना रख सकें। क्योंकि अभी भी मेरा मानना तो यही है कि मुकाबला जैसा कैसा भी है वो बीजेपी के साथ ही है, लेकिन बीजेपी के पास आज के दिन ग्रामीण इलाकों में वो उस स्थिति में नहीं है कि वो वहाँ से अपने दम पे अपनी वोटों पे जीत सकें। ब्रजेंद्र जी, एक बात और कुमारी शैलजा और चौधरी साहब के बहुत अच्छे संबंध हैं, वो आजकल नाराज़ भी चल रही हैं, हालांकि आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन पूरा हरियाणा इस बात को मानता है कि भले ही कुमारी शैलजा कहीं जाए ना जाए, आपके प्रचार में, आपकी रैली में जरूर आएंगे। नहीं, बिल्कुल हमने उनको निमंत्रण दिया हुआ है और बिल्कुल उम्मीद है कि चुनाव से पहले जब हम एक और बड़ा आयोजन जो करेंगे उसमें वो ज़रूर आएंगे। उनको लेके बयानबाजी की गई, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? कौन सी बयानबाजी? कुमारी शैलजा को लेके काफ़ी सारे 2-3 वीडियो वायरल हुई। नहीं, वो तो निंदनीय था। वो जो मेरे ख्याल से नारनौंद हल्के की किसी जगह से एक जो रील वायरल हुई थी वो तो बहुत ही शर्मनाक थी। उसी तरह की चीज़ है जो समाज में बहुत मुश्किल पैदा करती है और फिर वो राजनीति में भी उसका असर पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ जो है निंदनीय है और हमारे जो भाईचारा है प्रदेश में उस पे जो कुठाराघात होता है वो ज़्यादा खतरनाक है। मैं राजनीति में तो बल्कि चलो उसका असर जो भी है सो है, लेकिन समाज में जो एक कटुता आती है वो नहीं होनी चाहिए। वो उस माध्यम से तो उस नाते मैं उसको बहुत उसकी भर्त्सना भी करता हूँ और निंदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि हरियाणा के लोग इतने समझदार हैं, इतने सभ्य हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। लेकिन ये जो माइक है ये ऐसी चीज़ है, जब किसी के मुंह के आगे लगा दो जिसको कभी मौका ना मिला हो, उसके बाद उसको पता नहीं क्या क्या बोलने को सूझ जाता है और वो क्या क्या कह जाता है। तो खैर ठीक है। एक बात और ब्रजेंद्र जी, चौधरी साहब ने भी लंबे समय तक राजनीति की है, उसके बाद आपकी माताजी ने भी यहाँ से राजनीति की है। ऐसी क्या टीस आपके मन में है जो आप अभी भी राजनीति में करना चाहते हैं या फिर 2024 के चुनाव में करने के लिए उतरे हैं? नहीं, टीस क्या, हम तो यहाँ पे अपने इलाके के लिए, अपने प्रदेश के लिए, बेहतरी के लिए काम करने के लिए आए हैं। टीस तो कोई भी नहीं है। बहुत मजबूती से और बड़ी सफलता के साथ राजनीति में जीवन बिताया है और चाहे मेरे पिताजी का हो या मेरी माताजी का हो, तो हमें तो बड़ा गर्व है अपने काम के ऊपर और इसको और आगे मजबूती से और बढ़ाएंगे। ऐसी कोई मन में मनसा हो कि अगर हम उचाना में ये काम और करवा देते तो शायद और अच्छा होता? नहीं, वो तो हमेशा ही होता है जी, क्योंकि विकास जो है वो एक निरंतर घूमता हुआ पहिया है। वो ये नहीं है कि आज आपने अगर बहुत कुछ करा दिया तो बस अब ये हो गया, इसके बाद आगे कुछ नहीं होगा। जो एवोल्यूशन है वो तो चलती रहेगी निरंतर। आज कोई शहर बसता है, उसके बाद वो शहर महानगर बनने की कोशिश करता है, उसके बाद वो और उससे बड़ा बनने की कोशिश करता है। तो वो तो है ही। वो तो हम ये चाहेंगे कि उचाना में और बहुत बेहतरी आ सके, बहुत बेहतर काम हो सके, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा इलाका जो है वो अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। जींद को राजनीति की राजधानी के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज भी तमाम राजनेता आए, तमाम पार्टियां आई, तमाम सरकारें आई, आज भी जींद पिछड़ा हुआ है। हाँ, जींद पिछड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि जींद में कभी पूरी सत्ता नहीं आई। हमारी जो व्यवस्था है उसमें निज़ाम कुछ इस तरह का है कि जहाँ से जो सत्ता का केंद्र हो, सत्ता का केंद्र से मेरा मतलब है जहाँ मुख्यमंत्री जहाँ से आए और लंबे समय तक रहे, तो वो इलाका और उसके आसपास के इलाके में एक अलग किस्म का उठान होता है। तो वो हमारे पूरे इस इलाके में नहीं हो पाया। मंत्री वगैरह बहुत बने हैं, बहुत सीनियर नेता बने हैं, लेकिन वो जो कहते हैं ना सत्ता की गठड़ी खुले कहीं, वो यहाँ पे नहीं हो पाया है। उचाना में आज हमने एक बात देखने को मिली, खासकर जो लोग थे जनसभा में, वो ये कह रहे थे, आपके मंच के माध्यम से भी हुआ कि भाई ये जो विधायक चुनेंगे आप, केवल विधायक नहीं रहेगा, ये मंत्री बनेंगे। तो क्या लगता है संसद में जाने के बाद अब विधानसभा में, कैबिनेट में भी हिस्सा रहेगा? नहीं, वो इसलिए है क्योंकि उचाना एक पॉलिटिकली बहुत, जिसको आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ी हॉट सीट बन चुकी है। और वो हॉट सीट बनने का कारण यही है कि यहाँ नेताओं की सीनियरिटी बहुत है। मेरे पिताजी की सीनियरिटी बहुत ज़्यादा है,
दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री बने, चौटाला जी जब चुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 4-5 बार। तो उस नाते यहाँ के लोगों को आप ये कह लीजिए कि राजनीतिक तौर पे आदत पड़ चुकी है। और वो शायद सही भी है, क्योंकि इस इलाके का, इस हलके का अपना एक राजनीतिक वज़न है और लोग उस वज़न को सरकार में भी देखना चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। ब्रजेंद्र सिंह को क्या लगता है कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आएंगे? मैं ना सीटों की भविष्यवाणी कभी नहीं करता। मेरे से जब लोकसभा में भी पूछते थे, मैं हमेशा यही कहता था कि कांग्रेस का हाथ बीजेपी पे बहुत भारी पड़ेगा। और इस विधानसभा के चुनाव में ये चीज़ दावे से कह सकता हूँ कि बहुत भारी बहुमत कांग्रेस को मिलने जा रहा है। वो सीट कितनी होंगी वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत भारी बहुमत आएगा। और बहुत ये जो अभी आपको हवा दिख रही है, ये अब जो चुनाव जिस तरह से चलना शुरू हो गया है, ये 5 तारीख आते आते तूफान में तब्दील हो जाएगा। ये ब्रजेंद्र जी, एक बात और पूछना चाहेंगे, शायद हो सकता है आपको वो बात अच्छी ना लगे, लेकिन जब कभी भी हम कोई भी आपसे संबंध कोई भी वीडियो चलाते हैं तो उसमें लगातार कमेंट आते हैं कि भाई ब्रजेंद्र जी से आप ये पूछना जब भी मिलो कि भाई आपने किसानों के खिलाफ ट्रैक्टर लेके यात्रा क्यों निकाली थी? उनसे ये पूछना कि वो ट्रैक्टर यात्रा निकाली कब थी। वो निकाली थी सितंबर के महीने में। तब तक मेरे ख्याल से जो लिखते हैं ना कि ट्रैक्टर यात्रा क्यों निकाली थी, उनको शायद ये भी नहीं पता था कि किसान उन 3 किसान कानूनों में है क्या। तब तक आंदोलन चला नहीं था, आंदोलन तब तक उठना शुरू नहीं हुआ था। और तब भी मुझसे, शायद आपने भी उस समय इंटरव्यू किया होगा, मैं तब भी ये कहता था कि ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तब भी मैं कहता था कि इसमें MSP को और मंडी को ख़त्म करने की बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने कभी उसके लिए ये नहीं कहा कि बहुत अच्छे कानून है। मैं कहता था कि एक कोशिश है, एक प्रयास है, अगर नहीं सिरे चढ़ा तो खारिज हो जाएगा। लेकिन लोगों को एक उससे भी आगे जाके शायद ये लगा कि हमारी ज़मीन छीनी जा रही है। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि ये भावना जो थी ये लोगों को पकड़ गई, और जिस वजह से आंदोलन इतना तीखा चला, 13 महीने तक चला, और अंत में प्रधानमंत्री को तीनों कानून जो थे वो वापस लेने पड़े। आंदोलन नवंबर में शुरू हुआ था। ये ट्रैक्टर यात्रा जिसका बार बार हवाला दिया जाता है, ये सितंबर की बात है। जो मैं कह रहा हूँ, तब तक लोगों को शायद किसान कानून हैं क्या वो भी नहीं पता थे। एक बात और ब्रजेंद्र जी, पूरे देश की अगर हम दूसरा ये कि जब वो आंदोलन शुरू हुआ, जब बॉर्डर्स पे आके किसान बैठे, उसके बाद का मेरा कोई बयान दिखा दे। बयान तो खैर उस समय भी मैंने कुछ नहीं कहा, कोई मेरा बयान दिखा दे, कोई मेरी हरकत दिखा दे। इन्होंने कहा आप लोगों को फलानी जगह में नहीं जाना, बीजेपी नेताओं को। मैंने हर चीज़ का पालन किया, और मुझे ये भी विश्वास था कि मैं जहाँ जाऊँगा मेरा कोई विरोध नहीं होगा। तो मेरे को जहाँ जाना था अपने लोकसभा सांसद होने के नाते मैं गया, क्योंकि हमारी आत्मा में कोई मैल या द्वेष नहीं है। और मेरे पिताजी ने तो जब आंदोलन शुरू हुआ था 15 दिन में कह दिया था, कहता ये तो आंदोलन लंबा चलेगा, ये तो तूल पकड़ गया पूरी तरीके से, और मैं अब इससे अलग नहीं खड़ा रह सकता। एक बात और ब्रजेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। पूरे देश की अगर हम बात करें तो बीजेपी में मंत्री होते हुए, या ये कहें कि बड़े पद पे होते हुए बोलने वाला एक ही शख्स था, वो थे आपके पिताजी चौधरी साहब। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी टांग खिंचाई इतनी ज़्यादा की जाती है। पूरे हरियाणा में अगर दुष्यंत के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो वो आपको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, वो उन द्वारा करने की कोशिश की जा रही है जो राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षी हैं। कौन लोग हैं वो, गिनो, आप समझ जाओगे। सारे टिकट मांगे थे जी। ये सारे वही हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि हम रेल में गए और हम रेल में जाके उनकी टिकट कटवा के आए। कटवाया है, उनको बहुत गलतफहमी है अपने बारे में। तो जिन लोगों की किसानों के प्रति राजनीति यहाँ तक सीमित है कि बीरेंद्र सिंह और इसके छोरे ने टिकट नहीं मिलनी चाहिए, आप समझ सकते हैं वो कौन लोग हैं। और अब वही लोग, क्योंकि उनको अपनी हैसियत भी पता है, वो आज़ाद उम्मीदवार लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। तो छोड़िए उन लोगों की बात। और ये प्रचार जो है उन्हीं का है, और उनके पीछे ज़रूर कोई ताकतें हैं जिन्होंने करवाया है। तो चलता है इस तरह का। एक बात और, लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में एक आरोप लगा था कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार ने जयप्रकाश उर्फ जेपी के
वोट कटवाने का काम किया और इस चुनाव में वो बदला लेंगे। मैं कांग्रेस में कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आया हुआ, कांग्रेस में राजनीतिक संभावनाएं देख के नहीं आया था मेरे को सिद्धांतिक तौर पे इशू था बीजेपी के साथ, मैं वहाँ नहीं रह सकता था, मैं इसलिए आया हूँ। तो ये इलेक्शन वो इलेक्शन, ये वोट काट दी वो काट दी, मैं ऐसी अच्छी राजनीति नहीं करता। निश्चित रूप से देखिए, जो तमाम लोग तरह तरह के कयास लगाते हैं, गलत बातें करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, हालांकि हमें अच्छी तरह पता है कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो वाहियात होते हैं, बहुत लो लेवल के होते हैं, लेकिन तमाम हरियाणा वासियों को, विशेष तौर से जो लोग बृजेंद्र सिंह को, चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए ये सवाल बहुत ज़रूरी थे। और निश्चित रूप से चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार से और बृजेंद्र जी ने उनके मुंह पर कहीं ना कहीं तमाचा मारने का काम किया है। हर वो बात आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ आज बिंदास हरियाणा के कैमरे पे बताई है कि कौन लोग हैं जो उनको बदनाम करना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो राजनीतिक विरासत के बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, कौन लोग हैं जो किसी के इशारे पर समाज के भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि जिस शख्स ने पूरी दुनिया में, पूरे भारत में 9वां स्थान हासिल किया और एक तरफ पूरा हरियाणा इस बात को मानता है कि ऐसे पढ़े लिखे शख्स पूरे भारत में कोई और नहीं हो सकते, ऐसे ही लोगों की राजनीति में आवश्यकता है। और दूसरी तरफ कुछ चुनिंदा लोग महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए वो ओछी राजनीति करते हैं, ओछी हरकतें करते हैं। उन तमाम लोगों को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, आपका क्या कुछ कहना, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। बहरहाल एक बात होता है, निश्चित रूप से चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के ऊपर कोई भी ऐसा बड़ा आरोप आज तक नहीं लगा है, ना ही कोई साबित कर पाया है जिससे कि ये राजघराना साबित हो, जिससे कि उनकी राजनीति के ऊपर दाग लगे। यही वजह है कि आज भी इनके चाहने वाले, इनके समर्थक हर जगह, हर गांव, हर गली में बखूबी देखे जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित वासिस के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।